हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम आदित्य और आप मेरे साथ जुड़े हैं एक ऐसे सफ़र पर जहां वी आर लर्निंग टू लव मैथ्स। हमारी जो ये सीरीज़ चल रही है सी सैट की, जिसमें हम लास्ट 5 ईयर्स के सी सैट के क्वेश्चंस को कर रहे हैं। इन क्वेश्चंस को हम टॉपिक वाइज बांट रहे हैं और साथ ही साथ हम उनको सब्जेक्ट वाइज भी बांट रहे हैं। ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये आईएएस के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही है, साथ ही साथ जो बच्चे सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं और जो बच्चे सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं यानी कि एसएससी की तैयारी कर रहे हैं। यूपीएससी में जितने भी क्वेश्चंस आते हैं वो कहीं ना कहीं दोबारा से रिपीट हो जाते हैं हमारे एसएससी के बहुत से एग्ज़ाम्स में, चाहे वो एग्ज़ाम्स रेलवेज़ के ही क्यों ना हो। तो हमें इन क्वेश्चंस पर ध्यान देना है, क्या इन क्वेश्चंस का लेवल है और कैसे इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। सबसे पहले हमें यह समझना है कि जो हम अपनी सी सैट की तैयारी कर रहे हैं, इस सी सैट की तैयारी को हम किस पैटर्न के थ्रू लेकर चल रहे हैं। हमारा जो तरीका है इस सी सैट की तैयारी को करने का वो कुछ इस तरीके से है कि हम सी सैट के 2018, 2017, 2016 और 2015 यानी इन 4 साल के क्वेश्चंस को कर रहे हैं। इन क्वेश्चंस को हमने कैसे डिवाइड किया है, सबसे पहले ये समझना है। एक तो तरीका ये होता है कि आप 2018 का सी सैट का पेपर उठाइए और उसके 80 क्वेश्चंस को करना स्टार्ट कर दीजिए। पर इसमें होगा क्या कि आप इन क्वेश्चंस को रटना शुरू कर देंगे, और क्योंकि रटना शुरू कर देंगे तो आपको ना तो ये समझ में आने वाले हैं और ना ही ये आपकी हेल्प करेंगे आने वाले सी सैट के एग्ज़ाम में। इन क्वेश्चंस को करने का सबसे बढ़िया तरीका ये होगा कि पहले इन क्वेश्चंस को सब्जेक्ट वाइज बांट दिया जाए। सब्जेक्ट वाइज यानी कि हमारे जो सी सैट के जो क्वेश्चंस होते हैं वो 3 सब्जेक्ट में बटे हुए हैं, यानी एक मैथ्स, एक रीजनिंग और एक रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन यानी कि इंग्लिश। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन बेसिकली आपकी रीडिंग एबिलिटी को टेस्ट करता है कि आप किसी पैराग्राफ को समझकर और पढ़कर उसके क्वेश्चंस के आंसर्स को दे पा रहे हैं या नहीं। ये इतने आसान नहीं होते हैं जितने कि सीजीएल या फिर रेलवेज़ के एग्ज़ाम में जो हमारे कॉम्प्रीहेंशंस आते हैं, ये थोड़े अच्छे लेवल के कॉम्प्रीहेंशंस होते हैं। इनको भी हम डिस्कस करेंगे, पर अभी जो हम कर रहे हैं वो कर रहे हैं मैथ्स के क्वेश्चंस। जो हमने मैथ्स के क्वेश्चंस करने हैं वो हमने टॉपिक वाइज कर रहे हैं, और हमने सबसे पहला जो टॉपिक उठाया वो है हमारा नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम हमने जो अपनी पहली क्लास की थी उसमें हमने नंबर सिस्टम के लगभग 3 क्वेश्चंस को हमने देखा था, जो हमारा इंट्रोडक्टरी लेक्चर था। आज हम 2018 में आए हुए जितने भी नंबर सिस्टम के क्वेश्चन हैं उन सभी को करेंगे। अगले लेक्चर में हम 2017 में आए हुए जितने भी नंबर सिस्टम के क्वेश्चन हैं उन्हें करेंगे, 2016 और फिर 2015। हमने सबसे पहले नंबर सिस्टम चैप्टर को इसलिए उठाया है कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस इसी चैप्टर से एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। 3 क्वेश्चंस हमने कर लिए थे और आज की जो हमारी लेक्चर है इसमें 7 क्वेश्चंस हमें और करने हैं, यानी कि हमारे 80 में से जो 10 क्वेश्चंस थे वो केवल और केवल नंबर सिस्टम चैप्टर से ही थे। तो हमें इस बात को ध्यान रखना है, इन क्वेश्चंस को समझना है, कैसे इन क्वेश्चंस को करना है और एग्ज़ामिनर किस तरीके से इन क्वेश्चंस को आपसे पूछ रहा था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। यह है क्वेश्चन नंबर 23। ध्यान रखना है कि हम जितने भी सी सेट के क्वेश्चंस करेंगे वो सभी क्वेश्चंस होंगे सेट ए के, यानी कि अगर आपको क्वेश्चन ढूंढने हैं तो आपको नेट पर सर्च करना होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स ऑफ सी सेट और उसका सेट ए, जो कि ईजिली अवेलेबल है हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी, तो वहाँ से आप इन क्वेश्चन पेपर को ले सकते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है इस बात पर ध्यान दीजिए ज़रा। क्वेश्चन कह रहा है कि इफ़ x इज़ बिटवीन -3 एंड -1 एंड y इज़ बिटवीन -1 एंड 1, यानी कि यदि x जो है वो -3 से -1 के बीच है और जो हमारा y है वो है -1 से +1 के बीच, तो इसने हमसे पूछा है कि x² -y² की वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई करें। इस क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा दिक्कत या परेशानी स्टूडेंट्स क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को जल्दबाजी में करने की कोशिश करेंगे। वो कैसे, वो देखेंगे कि -3 क्योंकि इसकी मिनिमम वैल्यू है, तो -3 का अगर मैं स्क्वायर करता हूँ तो वो आने वाला है 9, और y की जो मिनिमम वैल्यू है वो है -1, यानी कि -1 का स्क्वायर करता हूँ तो 1, और 9 में से 1 गया यानी कि 8। अब मैं इसकी मैक्सिमम वैल्यू देखता हूँ तो -1 का स्क्वायर है 1, और इसके मैक्सिमम वैल्यू देखता हूँ यानी कि 1 का स्क्वायर 1 यानी कि 0, और यहाँ से हम इस क्वेश्चन का आंसर लगाएंगे कि इसकी वैल्यू लाई करेगी 0 से 8 के बीच में, यानी कि जो ऑप्शन दे रखा है हमें सी। दरअसल ये जो तरीका हो जाएगा वो हो जाएगा गलत।
ध्यान रखने वाली बात यह है कि यूपीएससी के जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उन सभी एग्ज़ाम्स में जो मैथ्स के क्वेश्चंस और इनफैक्ट मैथ्स के क्वेश्चन के साथ साथ बाकी सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चंस बहुत ही ब्यूटीफुली डिज़ाइंड होते हैं। उन सभी क्वेश्चंस को बहुत ही आराम से और बहुत ही ध्यान से करना होता है। आपके पास 120 मिनट है और उन 120 मिनट में आपको केवल 80 क्वेश्चंस करने हैं, और जबकि केवल आपको ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, यानी कि आपको केवल और केवल करने हैं 27 क्वेश्चन, वो भी 100% एक्यूरेसी के साथ। चलो अब इस क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। दरअसल x की वैल्यू -3 से -1 के बीच तो लाई कर रही है, पर जैसे ही मैं इसका स्क्वायर करने वाला होऊंगा तो मुझे एक बात बताइए, -3 का स्क्वायर क्या आने वाला है? 9। बहुत बढ़िया। -1 का स्क्वायर क्या आने वाला है? 1। बहुत बढ़िया। पर -3 से -1 के बीच जब आप जाएंगे और जब इसकी स्क्वायर करेंगे और y स्क्वायर जो है वो है -1 का स्क्वायर 1 और +1 का स्क्वायर 1, पर क्योंकि -1 से +1 के बीच में इसकी एक वैल्यू 0 भी आने वाली है, यानी कि 1 इसका स्क्वायर क्या होने वाला है? 0। तो हमें इस बात पर ध्यान रखना है कि जब हमसे पूछा गया है यहाँ पर x² - y², यानी मुझे निकालनी है यहाँ पर x² की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? 9, और यहाँ पर y² की मिनिमम वैल्यू कितनी है? 0, क्योंकि हमें बतानी है रेंज, यानी ये आंसर क्या आएगा? 9। अब यहाँ पर इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी है? 1, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? 1, यानी ये कितना आने वाला है? 0। अगर आपको दो नंबर का डिफरेंस निकालना है, समझिए ऐसे कि x² - y² हमसे अगर पूछा है और मुझे अगर रेंज निकालनी है, रेंज का मतलब मुझे मिनिमम वैल्यू से मैक्सिमम वैल्यू तक जाना है। तो मिनिमम वैल्यू से अगर मुझे मैक्सिमम वैल्यू तक जाना है तो मैं कैसे जाऊंगा? यानी मुझे पहले की तो रखनी होगी मैक्सिमम वैल्यू और दूसरे की लिखनी होगी मिनिमम वैल्यू। इससे मेरे पास क्या आ जाएगी? इसकी मैक्सिमम वैल्यू आने वाली है, और दूसरे की लिखनी होगी मिनिमम वैल्यू, सॉरी पहले की लिखनी होगी मिनिमम वैल्यू और दूसरे की लिखनी होगी मैक्सिमम वैल्यू। तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगी मिनिमम वैल्यू। यही हमने यहाँ किया। x² की मैक्सिमम वैल्यू है 9 और y² की मिनिमम वैल्यू है 0, यानी इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी जाने वाली है? 9। x² की मैक्सिमम वैल्यू कितनी, मिनिमम वैल्यू कितनी है? 1, और y² की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? 1, यानी ये डिफरेंस कितना आ गया? 0, यानी इसका आंसर होने वाला है 0 to 9। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। आने वाले क्वेश्चन थोड़े आसान होंगे। ये थोड़ा क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअली बहुत अच्छा बनाया हुआ था। इसमें जल्दबाजी में आप इस क्वेश्चन को 0 से 8 लगाकर इसकी रेंज को आगे बढ़ जाते, पर ये आंसर हो जाता गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब ये क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि x और y एक के अलावा धन पूर्णांक यानी कि नेचुरल नंबर्स हैं, y x से बड़ा है। बहुत बढ़िया, समझो ज़रा। अब इन्होंने कह दिया x और y नेचुरल नंबर में। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 इस तरीके से जाते हैं आगे तक, ठीक है। अब क्योंकि इन्होंने कहा है कि ये 1 नहीं हो सकता, तो हम कुछ और मान लेते हैं। मान लीजिए x को मान लेते हैं 2 और y को मान लेते हैं 3। ऐसा क्यों मानना है? क्योंकि उसने कहा है कि जो y है वो x से है बड़ा। अब जो जो इसने ऑप्शन दिए उन ऑप्शंस में इन वैल्यू को रख के चेक कर लीजिए। भाई पहला ऑप्शन क्या कह रहा है? x × y यानी 2 × 3, यानी ये किसके बराबर है? 6 के बराबर। दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है? x/y यानी 2/3, यानी ये वैल्यू 1 से कम है। तीसरा ऑप्शन कह रहा है y/x यानी 3/2, यानी 3/2, यानी ये वैल्यू कितनी आने वाली है? 1.5। और थर्ड ऑप्शन है x + y यानी कि 2 + 3, और नीचे है x × y/ यानी कि 2 × 3, यानी ये वैल्यू आने वाली है 5/6, यानी ये वैल्यू भी है 1 से छोटी। तो यहाँ पर इसने कहा है द लार्जेस्ट नंबर कौन सा होने वाला है? तो लार्जेस्ट नंबर 6 होने वाला है, यानी कि मेरा आंसर हो जाएगा XY। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। अब देखते हैं अगला सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा ज़रा एक बार। यदि 700 से 1000 तक सभी संख्याएं लिखी जाएं तो ऐसी कितनी संख्याएं आती हैं जिनमें सैकड़े का अंक दहाई के अंक से तथा दहाई का अंक इकाई के अंक से बड़ा है? इंग्लिश में अगर इसे देखें, वाइल राइटिंग ऑल द नंबर्स फ्रॉम 700 to 1000, हाउ मेनी नंबर्स अकर इन विच द डिजिट एट हंड्रेड्स प्लेस इज़ ग्रेटर दैन द डिजिट एट टेंस प्लेस एंड द डिजिट एट टेंस प्लेस इज़ ग्रेटर दैन द डिजिट एट यूनिट्स प्लेस।
देखिए, अगर आप 3 अंकों की यानी 3 डिजिट नंबर कभी लिखेंगे तो आप उसको कैसे लिखेंगे, एक्स वाई जेड। भाई जेड क्या है, ये है यूनिट प्लेस, वाई क्या है, ये है टेंस प्लेस, एक्स क्या है, ये 100 प्लेस। भाई कैसे, अगर मान लीजिए मैं लिखना चाहूँ आपके सामने 872, 872 का मतलब क्या है, 872, 872 यानी 8 इंटू 100 प्लस 7 मल्टीप्लाइड बाई 10 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 1, यानी ये है इकाई यानी वंस प्लेस, ये है दहाई यानी कि टेंस प्लेस, ये है 100 यानी सैकड़ा यानी कि 100 प्लेस। ठीक है, अभी इसने कंडीशन क्या दी है, इसने कहा है कि जो हमारी 100th प्लेस है वो ग्रेटर है टेंस प्लेस से, यानी कि x इज़ ग्रेटर देन y एंड y इज़ ग्रेटर देन z। ठीक है, तो इस बात को कैसे ध्यान रखें क्वेश्चन करते हुए समझिए। इसने कहा है 700 से लेकर 1000 यानी 700, 800 और 900, इन 3 की सीरीज चलेगी, यानी 701, 702, 799 तक, ये भी 899 तक, ये भी 999 तक। 1000 इसलिए नहीं होगा क्योंकि 1000 में जो है एक तो आगे 1000 प्लेस भी आ गया और यहाँ पर ये तीनों वैल्यू हो गई इक्वल। इसने कहा है कि बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, अभी इधर आइए ज़रा, अब 3 प्लेस भरनी है हमें यहाँ पर। भाई 7 तो यहाँ पर आ ही गया, अब मुझे ये बताना है कि जो ये प्लेस है ये इससे बड़ी होनी चाहिए। अब जब मैं इस वैल्यू को लिखूँगा तो ये 8 हो जाएगी, यानी ये वैल्यू इससे बड़ी होनी चाहिए यहाँ पर, और ये 9 से स्टार्ट होगा, ये वैल्यू इससे बड़ी होनी चाहिए यहाँ पर। तो समझिए ज़रा, अगर मैं यहाँ 0 लेता हूँ तो यहाँ पे 0 लेना पड़ेगा, यानी ये तो वैल्यू इससे छोटी हो जाएगी। यानी अगर मैं यहाँ पर 1 लेता हूँ तो यहाँ पर मुझे क्या लेना पड़ेगा, 0। अगर मैं यहाँ 2 लेता हूँ यहाँ कितना लेना पड़ेगा, 1। यहाँ पर अगर 3 लेता हूँ तो यहाँ कितना लेना पड़ेगा। तो अब ध्यान दीजिए ज़रा, ये मेरे पास एक तो ऑप्शन हो गया 1 लेने का। अगर मैं यहाँ 2 लेता हूँ तो मेरे पास यहाँ 2 ऑप्शन आ जाएंगे, यानी कि यहाँ मैं 0 भी लिख सकता हूँ और 1 भी लिख सकता हूँ, यानी कि 2 ऑप्शन वहाँ से आ जाएंगे। अगर मैं यहाँ क्या लिखता हूँ 3, तो मैं यहाँ क्या लिख पाऊँगा, 0 भी लिख पाऊँगा, 1 भी लिख पाऊँगा, 2 भी लिख पाऊँगा, यानी मेरे पास कितने ऑप्शन आ जाएंगे, 3। यानी ये अगर 7 है तो मैं यहाँ कहाँ तक लिख सकता हूँ, 6 तक। यानी इस तरीके से अगर मैं इसे आगे बढ़ाऊँगा तो ये कहाँ तक लिख पाऊँगा मैं, 6 तक। उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी। फिर से समझिए, जैसे ये 8 है तो मैं मैक्सिमम यहाँ पे 1 से लेकर कहाँ तक लिख पाऊँगा, 7 तक। अगर मैं 1 लिखूँगा तो यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, 0। 2 लिखूँगा तो मेरे पास कितने ऑप्शन आ जाएंगे, 0, 1 यानी कि 2। यानी ये भी ऐसे ही बढ़ेगा, 1 से लेकर कहाँ तक ऑप्शन आ जाएंगे, 7 तक। अब इसे तेज़ी से कैसे करना है, इस क्वेश्चन को ध्यान दीजिए। देखो 1 + 2 + 3 कहाँ तक है, 6 तक। यानी ये क्या है, नेचुरल नंबर्स हैं। और जब भी नेचुरल नंबर्स के सम की बात आए तो यहाँ पर एक बात समझिए, जब भी फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स को जोड़ना हो तो हम लिखते हैं n+1/2। जैसे कि यहाँ पर सम कहाँ तक है, 1 से लेकर है 6 तक। यानी मैं लिखूँगा 6 × 6 + 1 7/2। 2 से मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ तो यहाँ क्या आने वाला है, 21। आगे क्या आने वाला है, यहाँ पर 7 तक आएगा तो 7 × 8/2 यानी कि 28। और यहाँ पर अगर 8 तक आएगा तो 8 × 9/2 यानी कि 36। अगर मैं इसे ऐड करता हूँ, या तो पूरा ऐड कर लीजिए या फिर यूनिट डिजिट से भी चेक कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत ज़्यादा आता है तो हम इसको ऐड भी कर सकते हैं। तो 21 + 28 49, 49 + 36 85। यानी मेरा आंसर क्या हो जाएगा, ऐसी कितनी संख्याएँ होंगी जिसमें सैकड़े की 100 प्लेस बड़ी होगी टेंस प्लेस से और टेंस प्लेस बड़ी होगी यूनिट प्लेस से। यानी मेरा आंसर हो जाएगा 85। उम्मीद है बात समझ में आई होगी। एक बार इस क्वेश्चन को दोबारा से रिप्ले करके देखिएगा। स्पीड चाहे आप बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। आपको इस क्वेश्चन को समझना है किस तरीके से क्वेश्चन डिज़ाइन किया गया है। और ऐसे ही क्वेश्चन पहले भी आए हुए हैं, जब हम पिछले ईयर्स के क्वेश्चंस करेंगे तब आपको दिखेंगे क्वेश्चंस भी। अभी अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब इसने क्या कहा है, अ बुक सेलर सोल्ड a नंबर ऑफ ज्योग्राफी टेक्स्ट बुक्स एट द रेट ऑफ x, a+2 नंबर ऑफ हिस्ट्री टेक्स्ट बुक्स एट द रेट ऑफ x+2 एंड a-2 नंबर ऑफ मैथमेटिक्स बुक्स एट x-2 पर बुक। तो आसान सा सवाल है। इसने कहा है कि a बुक्स है मेरे पास और हर एक बुक कितने की है, x की। फिर a+2 बुक्स है मेरे पास और हर एक बुक कितने की है, x+2 की। ऐसे इसने कहा है कि a-2 बुक्स हैं और ऐसी कितनी बुक्स हैं, x-2।
यानी कि इनका सम करना है। अब सम करने जाएंगे, इसमें टाइम वेस्ट करेंगे, आपको सिंपल सा लॉजिक ये लगाना है कि ये कितना आ गया ax। अब देखिए ज़रा, a इंटू एक्स फिर से ax एंड a मल्टीप्लाइड बाई एक्स, देन फिर से क्या आने वाला है ax। यानी इस पूरे कैलकुलेशन को जब आप सॉल्व करोगे तो इसमें ax कितनी बार आने वाला है 3ax। किसी ऑप्शन में है 3ax, इसमें नहीं है, ये भी नहीं है, 9ax हो गया, ये एक्स क्यूब हो गया, यानी मेरा आंसर क्या हो गया 3ax प्लस 8। करने के लिए आप इसको पूरा भी सॉल्व कर सकते हैं, पर अगर आपको स्पीड भी मेंटेन करनी है, क्योंकि आपको बाद में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस में पैसेज भी बहुत बड़े बड़े पढ़ने होते हैं, तो इन क्वेश्चंस को आप बहुत इंटेलिजेंटली, बहुत आसानी से सभी क्वेश्चंस को कर सकते हैं। अभी बढ़ते हैं आगे। अब देखिए कैसा क्वेश्चन है। 19 बॉयज़ टर्न आउट फॉर प्लेइंग हॉकी, ऑफ दीज 11 आर wearing hockey shirts and 14 are wearing hockey pants. There are number of boys without shirts or pants. There are no boys without shirts or pants. What is the number of boys wearing full uniform? अब ये क्वेश्चन सुनने में अजीब सा लग सकता है, थोड़ा ऐसा भी लग सकता है कि थोड़ा क्वेश्चन अलग सा है, पर दरअसल ये क्वेश्चन जब हम परसेंटेज चैप्टर पढ़ते हैं, ये मैंने क्वेश्चन नंबर सिस्टम में इसलिए डाला है क्योंकि ये प्योरली परसेंटेज का क्वेश्चन ना होके नंबर सिस्टम, यानी कि आप लॉजिकल वे में भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखो, ऐसे क्वेश्चन आपने सुने होंगे कि मान लीजिए एक क्लास में 19 स्टूडेंट्स हैं, 19 स्टूडेंट्स हैं, उन 19 में से 11 तो मैथ्स में पास हो गए और 14 जो है वो इंग्लिश में पास हो गए। ऐसा कोई भी बच्चा नहीं है जो फेल हुआ है, ऐसा कोई भी बच्चा नहीं है जो फेल हुआ है। तो हमें बताइए ऐसे कितने बच्चे हैं जो मैथ और इंग्लिश दोनों में पास हुए हैं। दरअसल ये क्वेश्चन है हमारा वेन डायग्राम का। टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, ये हैं टोटल स्टूडेंट्स। इस टोटल स्टूडेंट्स को बोल देते हैं 19। ये मान लीजिए वो है जो शर्ट्स पहन के आए थे, ये वो हैं जो पैंट्स पहन के आए थे। अब देखिए ज़रा, कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो पूरी यूनिफॉर्म में आए, यानी कि जिन्होंने शर्ट भी पहनी और पैंट भी पहनी है। मान लीजिए ये कितने हैं, x हैं। अब अगर ये x हैं और शर्ट पहन के कितने बच्चे आए थे यहाँ पर पढ़ें, अगर 11 आर वेयरिंग शर्ट्स, यानी अगर ये पूरा 11 है और ये x है, यानी ये कितना हो जाएगा 11 माइनस एक्स। और अगर ये पूरा 14 है जिन्होंने पैंट्स पहन रखा है और ये x है, तो ये कितना हो जाएगा 14 माइनस एक्स। अब करना कुछ नहीं है, इनको ऐड करना है और इसे किसके बराबर रखना है, 19 के बराबर। अभी हम इसको थोड़ा कॉन्सेप्चुअली समझ रहे हैं। एग्ज़ाम में जब ये सवाल आया होगा और जिन्होंने परसेंटेज या फिर इस वेन डायग्राम को अच्छे से पढ़ा होगा, उनके लिए क्वेश्चन विदाउट पेन, यानी पेन उठाए बिना भी करने लायक था। यानी 11 प्लस 14 यानी कि 25 माइनस एक्स इज इक्वल टू 19, और यहाँ से x हो जाएगा 25 में से 19 गए यानी कि 6। यानी 6 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो फुल यूनिफॉर्म में उस मैच को खेलने आए। करना क्या था इस क्वेश्चन में, हमें ये देखना था कि शर्ट्स वाले, पैंट्स वाले और माइनस टोटल बच्चे, यानी मैं इसका आंसर डायरेक्ट बता सकता था 6। जब हम परसेंटेज चैप्टर पढ़ेंगे, जो मेरे दूसरी एसएससी की क्लासेस चलती हैं, उस क्लास में जब मैं परसेंटेज चैप्टर पढ़ाऊँगा, और क्योंकि हमारा जो सीजीएल का मेंस का एग्ज़ाम है वो भी अक्टूबर में ही स्केड्यूल हुआ है, और जो हमारा आईएएस का एग्ज़ाम है वो भी 4 अक्टूबर को है, तो मोस्ट प्रोबेबली मैं इस परसेंटेज चैप्टर को, बल्कि सभी चैप्टर्स को एक एक बार में करा चुका हूँगा। तो उन वीडियोस को भी आप ज़रूर देखिएगा ताकि आपको एक बेसिक आइडिया आ जाए इन टाइप के क्वेश्चंस को करने का, और इनके जैसे और भी अगर क्वेश्चंस अगर एग्ज़ाम में आते हैं तो आप उन क्वेश्चंस को भी कर पाएँ आसानी से। अभी आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ लिफ्ट हैज़ द कैपेसिटी ऑफ 18 एडल्ट्स और 30 चिल्ड्रन, हाउ मैनी चिल्ड्रन कैन बोर्ड द लिफ्ट विथ 12 एडल्ट्स। एक लिफ्ट में 18 वयस्क या 30 बच्चों को ले जाने की क्षमता है, लिफ्ट में 12 वयस्कों के साथ कितने बच्चे आ सकते हैं। सिंपल सा लॉजिक है, 18 एडल्ट्स या फिर 30 चिल्ड्रन यानी कि बच्चे, यानी या तो 18 एडल्ट्स ही आएंगे उसमें या फिर 30 बच्चे आएंगे, ठीक है। अब देखिए जरा, अगर 18 एडल्ट्स बराबर हैं 30 बच्चों के, यानी A/C, ये हो जाएगा 30/18। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ 6 से, यानी आ जाएगा 5/3। यानी अगर एक बच्चे का वेट 3 पॉइंट है तो एक एडल्ट का वेट कितना है 5 पॉइंट। यानी कि अगर एक बच्चा 30 किलो का है तो एडल्ट कितने का होगा 50 किलो का। इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं। अब लिफ्ट की कैपेसिटी समझिए, देखिए एक एडल्ट कितने का है 5 का, और कितने एडल्ट आ सकते हैं उसमें 18, यानी कि मैं लिख सकता हूँ 18 × 5, यानी जो लिफ्ट की कैपेसिटी है वो है 90।
आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं कि एक जो बच्चा है उसका जो वेट है वो 3 है या 3 पॉइंट है, तो 30 बच्चे यानी 30 × 3 यानी फिर से क्या आने वाला है 90। ठीक है, यानी आपको लिफ्ट की कैपेसिटी पता चल गई कितनी है 90। अब उसने क्या कहा कि 12 एडल्ट्स 12 वयस्क उस लिफ्ट में पहले से ही हैं। अब मुझे ये बताइए एक वयस्क यानी एक एडल्ट का वेट कितना है 5, तो 12 एडल्ट्स का वेट कितना होने वाला है 60, यानी इस 90 में से 60 किलो तो पहले से उस लिफ्ट में, यानी बचा कितना है 30 किलो, यानी इतने बच्चे यानी इतने वज़न के बच्चे और आ सकते हैं। मुझे बताइए एक बच्चे का वज़न कितना है 3 पॉइंट। बहुत बढ़िया, अगर एक बच्चा 3 पॉइंट का है तो 30 किलो में कितने बच्चे आने वाले हैं 10 बच्चे। यही इसका आंसर भी, यानी 12 वयस्कों के साथ उस लिफ्ट में कितने बच्चे आ पाएंगे 10 बच्चे। उम्मीद है बात समझ में आई होगी। आसान से सवाल हैं, ठंडे दिमाग से इन क्वेश्चंस को जब आप एग्ज़ाम में करेंगे तो 100% एक्यूरेसी के साथ होंगे। और आप ये देखिए कि लगभग 30-35 सवाल हमारे मैथ्स के आते हैं, यानी कि अगर आपकी मैथ्स यानी क्वांट्स बहुत अच्छी है तो आपको बाकी चीज़ करने की भी ज़रूरत नहीं है। पर ये रिस्क ना लिया जाए वो ज़्यादा बढ़िया है। साथ ही साथ हम रीजनिंग और कॉम्प्रिहेंशन को भी उतना ही टाइम दें। अभी ज़रा आगे बढ़ते हैं। ये हमारा लास्ट सवाल जो 2018 नंबर सिस्टम का आया था एग्ज़ाम में। इसमें इसने क्या कहा, इफ़ x - y = 8, यदि x - y 8 के बराबर है तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य होना ही चाहिए। इस बात पर ध्यान देना है, इस बात पर ध्यान यहाँ पर भी देना और जितने भी जीके के क्वेश्चन यानी जनरल स्टडीज़ का जो पेपर होता है उसमें भी ध्यान देना है। मस्ट बी ट्रू, कैन बी ट्रू, यानी कि हो सकता है या होना ही चाहिए। ये दो इम्पॉर्टेंट बात है, हो सकता है या होना ही चाहिए। इसमें क्या बोला है इसने, होना ही चाहिए, यानी 100% उस जो वो बात बोल रहा है वो है, और अगर ऐसा नहीं है तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। अब इसने क्या बोला है इस बात पर ध्यान दीजिए ज़रा। इसने कहा बोथ x एंड y मस्ट बी पॉजिटिव, x और y दोनों पॉजिटिव संख्या होनी चाहिए, तब जाके बात सही है। अब देखिए ज़रा इसने क्या कहा, इसने कहा x - y = 8। इसके आगे इसने क्या कहा, फॉर एनी वैल्यू ऑफ x, फॉर एनी वैल्यू ऑफ x एंड y का मतलब, फॉर एनी वैल्यू ऑफ x एंड y का मतलब ये है कि x और y रियल नंबर हो सकते हैं, नेचुरल नंबर हो सकते हैं, इंटीजर हो सकते हैं, होल नंबर हो सकते हैं। इनमें डिफरेंस क्या है वो जानने की अभी ज़रूरत नहीं है, पर यह मानना है कि हम इसमें से कोई भी वैल्यू लें अगर, उन सभी बात के लिए ये चीज़ सही होनी चाहिए। क्या कि x और y जब तक पॉजिटिव हैं तभी ये बात सही है। अब मुझे ये बताइए ज़रा, 8 लाना है। अगर मैं इस x को ले लेता हूँ 5 माइनस इस y को मैं अगर मैं -3 लूँगा तो तब भी तो क्या आने वाला है ये 8, क्योंकि माइनस माइनस क्या है प्लस। तो ये बात तो गलत हो गई। इसने कहा दोनों ही पॉजिटिव होने चाहिए, ऐसा तो नहीं है, एक पॉजिटिव है एक माइनस में है तब भी तो ये 8 आ रहा है। अब दूसरी स्टेटमेंट में देखते हैं, यानी 1 ओनली तो गलत हो गया। इसने कहा इफ़ x इज़ पॉजिटिव y मस्ट भी नेगेटिव, जैसे ये कंडीशन ली थी भाई, x पॉजिटिव है y नेगेटिव है, बहुत बढ़िया, ये 8 आ गया। पर इसने कहा केवल और केवल यही कंडीशन है अगर आप, मैं ये बोलूँ कि x की वैल्यू है 10 माइनस y की वैल्यू है 2, तो 10 - 2 भी तो 8 है, यानी यहाँ पर x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है, यानी ये बात भी गलत है। यानी जब x पॉजिटिव है तो y पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, यानी ये बात भी गलत हो गई, यानी ये बात भी गलत हो गई। यानी थर्ड स्टेटमेंट चेक करने की भी ज़रूरत नहीं थी और मैं इसका आंसर क्या बता सकता था, डी। पर थर्ड स्टेटमेंट को एक बार पढ़ते हैं, क्या कह रहा है ये, इफ़ x इज़ नेगेटिव y मस्ट बी पॉजिटिव। भाई इसने कहा कि अगर आपने x को ले लिया मान लो -2, तो माइनस, इसने कहा y पॉजिटिव ही होना चाहिए। अगर भाई ये बताइए अगर मैं y को पॉजिटिव ले लेता हूँ कुछ भी, तो ये कहीं ना कहीं से भी 8 आएगा, नहीं आने वाला, यानी यहाँ पर तो इसे नेगेटिव ही होना पड़ेगा, यानी -2 और माइनस माइनस प्लस तब जाके किसके बराबर आएगा 8 के। यानी मेरी ये जो बात बोल रहा है ये भी गलत है। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। तो कितनी आसानी से हमने नंबर सिस्टम के सभी क्वेश्चंस को करा 2018 CSAT में आए हुए। अगली क्लास में जब हम मिलेंगे तो हम CSAT 2017 में नंबर सिस्टम पर बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस आए थे उन सभी क्वेश्चंस को करेंगे बहुत ही बेस्ट मेथड से, और साथ ही साथ अगर उसमें टाइम मिलेगा तो हम 2016 और 2015 के क्वेश्चन पेपर्स को भी करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, आपने एंजॉय भी किया होगा।
तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।